Welcome all of you in my mathematics class 12 NCERT. I shall teach you about vector algebra exercise 10.2. In the previous time, you have already known about some important formulas of the vector algebra. Today I solve question 14, 15, 16 and 17 and 18 etc. देखिए, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा आप पिछले समय से ही पढ़ रहे हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो है आपको बताए जा चुके हैं, कुछ प्रश्न भी हल कराए जा चुके हैं। आज आपको उसी एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के प्रश्न हम हल कराएंगे। आई विल सॉल्व क्वेश्चंस 14, 15 एंड 16 ECT। देखिए, आपका 14वां सवाल, दिखाइए सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों एक्स वाई जेड के सापेक्ष बराबर झुका हुआ। कैसे निकालेंगे? इसका सबसे अच्छा तरीका देखना आपको है कि इन जो सदिश आपके सामने है इनका दिक् कोसाइन उन अक्षों के सापेक्ष क्या है। दिक् कोसाइन ही आपको बताएगा कितने डिग्री पर ये वेक्टर आपके झुके हुए हैं। तो दिक् कोसाइन में आप जानते हैं कास अल्फा इजकल टू A1 अपान अंडर रूट मॉड ऑफ ए, A1 अपान मॉड ऑफ ए। कास बीटा बराबर होता है A2 अपान मॉड ऑफ ए। इसी प्रकार कास गामा इजकल टू A3 अपान मॉड ऑफ ए। सदिश जो दिए हुए हैं देख लीजिए, A1 इजकल टू A2 इजकल टू A3 इजकल टू 1 है। देख लीजिए, तब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तब ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3। अब कास अल्फा इजकल टू 1 अपान √3, कास बीटा इजकल टू 1 अपान √3। इसी प्रकार कास गामा इजकल टू 1 अपान √3।
आप देखिए सभी के दिक् कोसाइन समान है। सभी दिक् कोसाइन समान हैं, इक्वल हैं, अतः अक्षों के सापेक्ष, अतः अक्षों x, y, z के सापेक्ष सदिश का झुकाव समान है। सदिश का झुकाव समान है। देख लीजिए, आपको पता चल गया होगा कि आपने दिक् कोसाइन निकाल दिया, दिक् कोसाइन समान आ रहे हैं, इसलिए अक्षों के सापेक्ष उसका दिक् कोसाइन वेक्टर का समान है। यह आपका 14वां सवाल था। आइए आप 15वां सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 15। बिंदुओं P कौन कौन बिंदु है देख लीजिए। 1 + 2j, 1 या i + 2j -k और q -i और q -i प्लस j प्लस k प्लस k को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को P 2:1 में अंतः तथा बाह्यतः विभाजित करता है। विभाजित करता है। सवाल आपका देख लीजिए क्या है। बिंदुओं P i + 2j -k और Q -i प्लस j प्लस k को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः तथा बाह्यतः विभाजित करता है। आप अंतः विभाजन का सूत्र पहले लिखेंगे। विभाजन बिंदु मान लीजिए R है। विभाजन बिंदु क्या है?
विभाजन बिंदु R है तब R के निर्देशांक, अंतः विभाजन में R के निर्देशांक, अंतः विभाजन में R के निर्देशांक, R के निर्देशांक बराबर M ओ क्यू प्लस एन ओ पी अपान एम प्लस एन। ध्यान दीजिए, आर के निर्देशांक आपको मिलेंगे एम ओ क्यू प्लस एन ओ पी अपान एम प्लस एन। ये अंतः विभाजन हो गया, देख लीजिए। इधर बाह्यता विभाजन के निर्देशांक लिख लीजिए, बाह्यता विभाजन के निर्देशांक, विभाजन में आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक केवल चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है, बताए थे उस दिन फार्मूला बताते समय, लेकिन फिर देख लीजिए क्या होता है। एम ओ क्यू माइनस एन ओ पी, ये वेक्टर होगा, ध्यान रखिए, बटे एम माइनस एन। दोनों फार्मूले आपके पास हैं, बाह्यता विभाजन का और अंतः विभाजन का। आप देखें, ओ क्यू और ओ पी आपको ज्ञात करना है। पहले क्या निकालेंगे, इनके स्थित सदिशों को आप निकालेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष। तब आप जानते हैं ओ पी, वेक्टर ओ पी बराबर होगा पी क्यू, पी क्यू निकालिए सीधे, लेकिन ओ पी ओ क्यू दिया ही है आपको, बिंदु दिए हैं आपको, ध्यान दीजिए। यम, यहाँ यम बराबर 2 है, देखिए यम अनुपात एन बराबर 2 अनुपात 1 दिया है। तब आर के निर्देशांक आपके आ जाएंगे 2 ओ क्यू, ओ क्यू, ये देखिए ओ क्यू का मान आप रख दीजिए माइनस आई प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखिए एम से गुणा करके ओ क्यू को आप लिख दीजिए, स्थिर सदिश को लिख दिया गया। क्यू का निर्देशांक क्या था, ये लिख दिया गया क्यू का निर्देशांक। अब एन के साथ पी का निर्देशांक, एन बराबर है 1 प्लस 1 इंटू पी का निर्देशांक कितना था, देख लीजिए, आई 2j आई कैप 2j कैप प्लस माइनस है माइनस के कैप, ध्यान दीजिए माइनस के कैप, चलिए बटे 2 प्लस 1, चलिए देखिए गुणा कर दीजिए, 2 माइनस 2i प्लस आई माइनस आई, 2j 4j कैप 2k माइनस के प्लस के कैप अपान 3। ये आपका आ गया वेक्टर आर हो गया। आप ध्यान निर्देशांक लिख दीजिए माइनस आई कैप अपान 3 प्लस 4/3 जे कैप
प्लस के कैप अपान 3। ये देखिए अंतः विभाजन का निर्देशांक आपको मिल गया है, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से आपका बाह्यता विभाजन का निर्देशांक निकाल दीजिए। ये आ जाएगा आपका R इक्वल टू, ध्यान दीजिए, R का निर्देशांक M है 2 OQ, माने Q का निर्देशांक माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप माइनस 1 इंटू I2J कैप माइनस K कैप बटे 2 माइनस 1 इजकल टू माइनस 2I माइनस I कैप 2J प्लस 2J 4J कैप माइनस 2 प्लस 2 0 नॉट 4J। ये देखिए चिन्ह माइनस है 2J का, यहाँ 2J का चिन्ह प्लस है, ये 0 होगा। J का गुणांक 0 हो रहा है, 0 जानिए K 2K है, यहाँ प्लस K है तो 3K। देख लीजिए बाह्यता विभाजन आपको मिल गया, अंतः विभाजन मिल गया। -2 माइनस I ये 3I, एक मिनट, -2A माइनस A माइनस 3I कैप, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3I माइनस -3I, ये हो गया माइनस I कैप और प्लस K कैप। देख लीजिए ये 2I माइनस है, यहाँ भी I माइनस है तो -3 हो गया, -3I और प्लस 3K, 3 कॉमन ले लीजिए, -I प्लस K। ये निर्देशांक आपको बाह्यता विभाजन में प्राप्त होंगे। बाह्यता विभाजन और अंतः विभाजन दोनों को आप बाह्यता विभाजन अंतः विभाजन के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ाए हैं, आपको पढ़ाया गया है, उसका ध्यान दीजिए। ठीक ये फार्मूला उसी प्रकार से बना हुआ है, बहुत कठिन नहीं है, एक बार आप पढ़ चुके हैं इसलिए। लेकिन कुछ ही लोग पढ़े होंगे, सब लोग नहीं पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो यहाँ पढ़ लें। अब क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, बिंदुओं P2 3 4, बिंदुओं P2 3 4 Q4 1 माइनस 2, Q4 1 माइनस 2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु मिड पॉइंट ज्ञात कीजिए। आप मिड पॉइंट के लिए जानते हैं, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए
m बराबर n होगा यानी m n समान होंगे तो वो बिंदु मध्य बिंदु हो जाएगा, आप जानते हैं। ऐसे में सूत्र क्या होगा, मध्य बिंदु के विभाजन बिंदु R इजकल टू OP प्लस OQ अपान 2, क्योंकि m और n बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा, m अनुपाते n, यानी m अनुपात n बराबर होगा 1। ध्यान दीजिए, तब ये हो गया 2। अब आसान हो गया, आपका मान रख दीजिए। OP का हो जाएगा 2i कैप, OP इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। OQ बराबर होगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। रख दीजिए यहाँ, तो हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस जोड़ देना है दोनों को, ये एक सदिश हो गया, दूसरा जोड़ दीजिए इसमें 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप बटे 2। ये आ गया आपका आर सदिश OR क्या होगा आपका, देख लीजिए। स्थिर सदिश OR, अगर R बिंदु मध्य बिंदु है तो OR को देख लो, दोनों जोड़ दीजिए, या 2 और 4 6 i कैप 3 4j कैप 4 माइनस 2 2k कैप अपान 2 इजकल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक 3i 2j प्लस k। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 16वां सवाल था आपका, मध्य बिंदु के निर्देशांक का ज्ञात करने थे इसमें, जहाँ m बराबर n या m अनुपात n बराबर हो जाएगा 1। जब दोनों बराबर हैं तो अनुपात समान होगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें इसी का। दिखाएं ABC के स्थित सदिश यदि बिंदु A B C के स्थित सदिश क्रमशः A क्रमशः वेक्टर A बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर B इजकल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर C इजकल टू i माइनस 3j
कैप -5 के हैं, -5 के कैप हैं। ये 3 सदिश दिए हुए हैं ए बी सी, जो बिंदु ए बी सी के स्थित सदिश हैं। तो दिखाना है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी सिद्ध कीजिए, देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष निकालने हैं आपको। इसका मतलब है यदि आप त्रिभुज बनाते हैं देख लीजिए, ए बी सी, ए के सदिश आपका दिया हुआ है, इसका बिंदु दिया हुआ है 3i कैप 4j कैप -4k कैप। बी का दिया हुआ है आपका 2i कैप -j कैप +k कैप। सी का दिया है आपका, देख लीजिए, i कैप 3j कैप 5k कैप। ये तीनों सदिश आपको दिए हुए हैं। जाहिर सी बात है यदि आपको ए बी बी सी ए सी के मापांक निकल जाएं, सदिश हैं ए बी बी सी सी, इनके मापांक अगर निकल जाएं तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कर सकते हैं। क्या निकालना है आपको? मापांक। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, यदि वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर बी सी और मॉड ऑफ वेक्टर सी ए यह ज्ञात हो जाए तो आप पाइथागोरस प्रमेय से द्वारा इसे सिद्ध कर सकते हैं। और आप ए बी का मापांक, पहले ए बी निकालिए। तो क्या करेंगे आप? ए बी निकाल लीजिए। पहले आप ए बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू बी माइनस ए बी हो गया। बी माइनस ए निकाल दीजिए, ए बी आ गया आपका। तीर बी की तरफ है, इसका मतलब वेक्टर बी बड़ा है, बी में से ए को घटा दीजिए। या स्थिर सदिश से लेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए लिखना पड़ेगा आपको। ओ बी माइनस ओ ए कीजिए, चाहे वेक्टर बी माइनस ए लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। स्थिर सदिश के सापेक्ष ओ बी माइनस ओ ए लिखा जाएगा और ऐसे बी माइनस ए कर दीजिए। बी में से ए को घटाइए। बी कहाँ है आपका? यहाँ है। 2i, 2 में से 3 को घटाइए -i।
चलिए, -j 4j +4 3j आ गया, +3j कैप। घटाइए, यहाँ से देखिए k में से 4 5 के हो गया है, +5k कैप। ये देखिए घट गया, यहाँ से p में से a को घटा दिया गया। अब मॉड ऑफ ए बी निकाल दीजिए, मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर निकालिए, बराबर अंडर रूट -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, बराबर कितना आ गया? अंडर रूट, इसका वर्ग कर दीजिएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अब अंडर रूट हट गया, बच गया आपका 25 और 9 34 35। देखिए आ गया आपका 35। चलिए, इसी प्रकार आप BC निकालिए। देखिए BC बराबर C में से B को घटा दीजिए, वेक्टर C माइनस वेक्टर B बराबर C में से B को घटाना है तो ये C है, -i आ गया। देखिए घटाने पर पहला -i कैप, -3 है, +j हो गया, ये -2j कैप, -5 में से -k गया, -6k। देखिए BC निकल गया, BC स्क्वायर निकाल लें, मॉड ऑफ BC स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, देख लीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर लिख दीजिए, ये आ गया। छत्तीस 40 41 41। BC मॉड ऑफ BC स्क्वायर, यानी दूसरी भुजा निकल गई आपकी त्रिभुज की। अब CA निकालिए। वेक्टर CA बराबर A माइनस C वेक्टर A माइनस वेक्टर C इजकल टू A में से C घोड़ा 3 में से I गया, I बचा, I कैप
माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। ए सी चाहे सी ए कुछ भी लिखिए इसमें, मॉड ऑफ सी ए स्क्वायर इजकल टू आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 इजकल टू 3। नहीं, क्या गलत है, क्या कहीं नहीं, 2 एक 2 आएगा, 2, हाँ एक 2 आएगा भैया, ये 2i है, यहाँ आएगा 2i कैप, तब 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तब ये हो जाएगा 4 2 6। अब देखिए 6, आप अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, आपको मिल जाएगा कि BC स्क्वायर बराबर है आपका AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। AB का मान है आपका 35 प्लस 6 इजकल टू 41 बराबर BC स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यह समकोण पाइथागोरस के नियम का पालन कर रहा है। इसके सभी मापांकों के वर्गों का योग अर्थात भुजाओं के, 2 भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर है, यानी लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग के। अतः ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष ABC हैं। आप चित्र में कुछ अलग सा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि BC का स्क्वायर कर्ण अगर है तो इसका मतलब कोण A समकोण है। आप चाहें तो इसको बना लें उस तरीके से चित्र को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कोण A को समकोण कर दीजिए, ऐसे चित्र बन जाएगा तो आपको समझ में ये नहीं, ये 90 डिग्री हो गया आपका। तब BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देख लीजिए चित्र भी सही हो गया। आप इस तरीके से बनाना तो आपके समझ में अच्छा आएगा। आप देख लें 17वां सवाल इस तरीके से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लें आप। त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? त्रिभुज ABC में या के लिए, कोई त्रिभुज है के लिए कौन सा
कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प दिए हुए हैं सवाल में आपके, 4 विकल्प हैं, चारों लिखें पहले आप, उसमें खोजें कौन सा सही है। विकल्प ए है आपका वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी ए। वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू 0। विकल्प बी है आपका वेक्टर ए बी बी सी माइनस ए सी। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। दूसरा विकल्प ये है। विकल्प सी आपका दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ए बी माइनस सी बी, ए बी माइनस सी बी माइनस सी बी प्लस सी ए इक्वल टू 0, प्लस सी ए इक्वल टू 0। वेक्टरों के जोड़ने का त्रिभुज का नियम आप जानते होंगे। कि 2 वेक्टर अगर जोड़े जा रहे हैं तो दोनों वेक्टरों का योग तीसरी वेक्टर त्रिभुज की तीसरी भुजा से दर्शित होगा, यह आप जानते हैं। एक और जानते होंगे कि 2 भुजाओं का योग त्रिभुज में तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये भी एक नियम है। यहाँ देख रहे तीनों वेक्टर का योग 0 बता रहा है, ध्यान दीजिए। तीनों वेक्टर का योग 0 तब होगा जब 2 वेक्टरों का योग तीसरे वेक्टर के बराबर और विपरीत हो, अर्थात सी ए न हो करके ए सी हो, तब 0 होगा। क्या हो? ए सी हो, तब उनका योग 0 होगा। लेकिन यहाँ सी ए लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं हो सकता। आप त्रिभुज बना कर देखें, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी ए। ये देखिए ये बी हो गया, ये बी सी हो गया। दोनों रनिंग तीरें हैं, इधर से जा रही उधर पहुंच गई। ए भी रनिंग तीर है, वेक्टर सी ए देख लीजिए। ए बी प्लस बी सी बराबर होगा सी ए के। त्रिभुज के योग में क्या होगा? वेक्टर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होगा सी ए।
सी ए को उधर ले आइए ज़रा, तब ए बी प्लस बी सी माइनस वेक्टर सी ए इजकल टू 0। यह उत्तर जहाँ मिल रहा हो उसको मिला लीजिए। क्या है आपका? मेरा ख्याल है विकल्प सी। यह उत्तर कहाँ दिया हुआ है? विकल्प सी में है। यह उत्तर विकल्प सी में है। विकल्प सी में है, अतः सी सत्य है। कौन सा सत्य है? सी सत्य है। देखिए उत्तर मिला लीजिए आप किताब से, मेरा ख्याल यही होगा। कैसे किया गया है देख लीजिए। ए बी रनिंग तीर है, देख लीजिए ये तीर यहाँ से चली है, ये से जा रही है, फिर बी से सी को तीर गई है, तो ए बी प्लस बी सी हो गया। जाहिर सी बात है ये सी ए के बराबर है। दो वेक्टरों को तीसरी भुजा से दर्शित होती है। तब ए से सी की तरफ जाएगा, सी ए कहिए या माइनस ए सी, और माइनस सी ए होगा प्लस ए सी माइनस सी ए। इसको प्लस ए सी भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए उलट गया चिन्ह इसका। लिखेंगे जब आप इसको ऐसे लिखेंगे माइनस माइनस ए सी, सी ए को लिख सकते हैं माइनस ए सी, ये देखिए बराबर 0। तब आपको मिल जाएगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इजकल टू 0। देख लिए, यह विकल्प अगर दिया होता तो भी सत्य होता, लेकिन यह विकल्प देखिए कहीं नहीं है। इसलिए जो विकल्प दिया हुआ ये सी वाला सही है। ऐसे भी इसको आप ले सकते हैं, दोनों सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। यानी आप ध्यान दे दीजिए, ऐसे होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। अगर यह याद है आपको तो आप उसको इस रूप में बना सकते हैं। मेरा ख्याल 18वां सवाल आप समझ गए होंगे। ऐसे 19वां सवाल भी है, इसका विकल्प है यदि ए और बी दो संरेख सदिश हैं, यदि ए तथा बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्न में कौन सा कथन सही है? तो निम्न में कौन सा कथन सही है? कुछ कथन दिए हुए हैं, देखिए। ए विकल्प ए में बी बराबर लैम्डा ए, पहला विकल्प है बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए। एक बी और ए का गुणांक
बी और ए का अनुपात कितना है, लैम्डा के बराबर है, एक अदिश अनुपात है किसी अदिश, यहाँ लैम्डा अदिश है, ध्यान रखिए क्या है, लैम्डा अदिश है। दूसरा विकल्प बी देख लीजिए, बी में कह रहा है ए बराबर प्लस माइनस बी, वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी। तो -1 + 1 यहाँ भी बी का अदिश गुणांक है, जान ही गए आप। ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। सी है ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। डी दिया हुआ दोनों सदिश, डी दिया है दोनों सदिश क्या हैं, दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है। दोनों सदिशों ए तथा बी की दिशा समान है। चलिए, दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है। एक दिशा में है, दिशा समान है, परिमाण भिन्न है, इसका मतलब सदिश है। कैसे समझ गए आप? दिशा समान है, परिमाण केवल भिन्न है, इसलिए ये सदिश हैं। समान दिशा किसमें कह रहा है? ये दिशा समान है। तो जब दिशा समान होगा तो वह एक ही रेखा पर होंगे। टी, विकल्प डी देख लीजिए, विकल्प डी सत्य है, क्योंकि दिशा समान होने पर सदिश संरेख या एक रेखा पर होंगे। संरेख होंगे, दिशा समान है, यही सत्य है। इसमें तो दिशा समानता का कहीं कुछ नाम नहीं लिया है। बाकी तीन विकल्प में दिशा की समानता का नाम नहीं लिया है। अदिश गुणांक कहीं बराबर किया है, कहीं कुछ किया है, लेकिन ये क्या, दिशा समान है तो ये एक रेखा पर होंगे। परिमाण भिन्न है ना, परिमाण तो भिन्न हो सकता है, दिशा समान है तो संरेख हो जाएंगे। विकल्प डी सत्य है आपका। 19वां हो गया आपका